टॉपिक है वो है डिस्कस द रोल ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स इन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। I'll repeat it. Discuss the role of legal aspects in checking environmental degradation. टॉपिक है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है दिन ब दिन बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। जैसा हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्कस किया कि इसके लिए बहुत सारी कन्वेंशंस भी हेल्ड हुई है वर्ल्ड लेवल पे। तो अब आज का जो टॉपिक है हमें बताना लीगल एस्पेक्ट्स। आप बताइए कानूनी तौर पे क्या इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं या नहीं। लीगल एस्पेक्ट्स बताने हैं यहाँ पे। तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी बताना है, हालांकि बहुत सारी कन्वेंशंस हेल्ड हुई, जैसे अर्थ समिट हेल्ड हुआ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बना 72 में, 92 में अर्थ समिट हुई, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद बहुत सारे कन्वेंशंस हेल्ड हुए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए, डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। लेकिन जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि लीगल एस्पेक्ट्स हमें बताने हैं। यहाँ पे बताने कि कानूनी तौर पर क्या इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, क्या इसके लिए कोई लॉ बना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, और उसके बाद हम हिंदुस्तान की बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एक्ट पास किए हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। तो बच्चों आप तैयार है ना सुनने के लिए? यस, बी अलर्ट लाइक गुड गाइस। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का हम देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन under which United Nations Environmental Program and organization is working for environmental protection। जैसा हम पहले टॉपिक्स में लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि यूनाइटेड नेशन की वजह से ही एनवायरमेंटल प्रोग्राम वजूद में आया, एक ऐसी एजेंसी वजूद में आई जिसने ये जिम्मा लिया कि मैं पूरी दुनिया में जहां कहीं पे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम स्टेप्स उठाएंगे। So United Nation जो है इनफैक्ट स्पॉन्सर्ड मेनी कन्वेंशंस, बहुत सारी कन्वेंशन, जैसे मैंने अभी कहा बहुत सारी कन्वेंशन हेल्ड हुए, either it is Earth Summit or it is Kyoto Protocol, or the main thing is that United Nation Environmental Program and Agency that is working under United Nation for their protection of environment। तो बहुत सारे कन्वेंशंस हेल्ड हुए आज तक, and in 1982 adopted World Charter for Nature। याद रखिएगा 1982 में 82 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है एजेंसी वजूद में आई। उसके बाद 82 में अलग से एक चार्टर तैयार किया यूनाइटेड नेशन ने कि हमें क्या करना है, वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर। हमें नेचर को बचाना है, और नेचर को कैसे बचाया जाएगा उसके लिए यहाँ पे ये कह रहे हैं, इट वाज अग्रीड अपॉन द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट for the present and future generations is the responsibility of all states। याद रखिएगा कि उस चार्टर में, उस वर्ल्ड चार्टर में क्या लिखा गया है प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, नेचर की प्रोटेक्शन के लिए, कि हम सबको, ये हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है। इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली यूएसए, ब्रिटेन, और इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली इंडिया, बट it was agreed upon the protection and preservation and enhancement of environment for the present and future generation is the responsibility of all states। हर स्टेट की ये जिम्मेदारी है, चाहे नॉर्दर्न स्टेट है, चाहे सदर्न स्टेट है, चाहे डेवलप्ड स्टेट है, चाहे डेवलपिंग स्टेट है। ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है। ये चीजें इसलिए कि एक तो हमें अपने प्रेजेंट के लिए, सबसे बड़ी बात है अपने प्रेजेंट के लिए, जंगलात नहीं काटेंगे तो नेचुरली हमें फायदा होगा, हमें ग्लोबल वार्मिंग से निजात मिलेगी, हमें पानी अवेलेबल होगा, हमारे जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उनको कोई खतरा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट जनरेशन के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी एनवायरनमेंट जो है वो सेफ होना चाहिए, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो हमसे सवाल करेंगे कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपने एनवायरनमेंट की इतनी बर्बादी की, इतना डिग्रेड किया। हम आज फख्र से कहते हैं, मैं कश्मीरियों की बात करूंगी, ये कहते हैं लॉकडाउन चल रहा है, चलो जंगल जाते हैं, जंगलात काट के लाएंगे, पेड़ पौधे काट के लाएंगे।
लेकिन जरा सोचिए तो आपकी आने वाली नस्लें जो है वो कल को आप पर इल्जाम तराशेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह से ये हर किसी की जिम्मेदारी है। वर्ल्ड चार्टर में ये हर किसी स्टेट के लिए गाइडलाइन दी गई कि हर किसी स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, और एनहांस करना है, बढ़ाना है। अगर हमारे पास इतने जंगलात है तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की। अगर हमारे पास 10,000 किसी पैच ऑफ लैंड में 10,000 पेड़ पौधे हैं तो कोशिश करनी चाहिए आगे आने वाले दिनों में 20,000 हो। तो एनहांसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को बढ़ाना है, बचाना है, अपने लिए भी और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए, नस्लों के लिए। तो ये हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है। जिस चार्टर को साइन किया यूनाइटेड नेशन ने और कहा कि अब हर स्टेट अपने अपने लेवल पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए काम करेगी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए लॉज फ्रेम करेगी। तो जहां तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइडलाइन थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से हर स्टेट को कि उनको लॉज फ्रेम करने चाहिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, it is one of the fundamental duty of the state to protect and improve environment and to safeguard the forests and wildlife of the country। पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है that is having 24 parts। So far as part 4 is concerned, that is directive principles of state policy, I have discussed this chapter, directive principles of state policy earlier। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि हमारी ये जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि हर स्टेट की, ये हमारी हिंदुस्तान की स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, और साथ साथ में जंगलात और जंगली जानवर जो हैं उनको तहफ्फुज देना है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ इंडिया, दिस इज द ड्यूटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरनमेंट। तो हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है। अब ऑब्वियसली जब जिम्मेदारी है तो नेचुरली उसको लॉज उसी पर फ्रेम करने हैं। या कि हम ये कहें कि ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 में कैटेगोरिकली कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वाज़ेह किया है कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है और वाइल्ड लाइफ को बचाना है। आर्टिकल 51A, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, आर्टिकल 51A में क्या कहा गया है? It is also man's obligation towards society to protect and improve the natural environment and wildlife। तो यहाँ पे हम जब 51A की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, कि ये तो स्टेट के लिए जिम्मेदारी थी कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट इंप्रूव करना है एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स की ड्यूटी है कि उनका भी फर्ज बनता है। Being the citizens of India, it is our duty to protect our environment, to improve our natural environment and wildlife। हमें जंगली जानवरों को मारना नहीं है, हमें जंगलात का कटाव नहीं करना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ एक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने इस चीज के अलावा कौन कौन से एक्ट पास किए अपने माहौल को बचाने के लिए पोल्यूशन से। नंबर 1 इज द फिशरीज एक्ट 1948। फिशरीज एक्ट 1948 मध्य प्रदेश की बात है, तो पहले ये वहां पे ही पास किया गया 1948 में कि फिशरीज। अब देखिए जब यहाँ पे इनको फिशरीज एक्ट 1948, यानी हमें केमिकल्स यूज नहीं करने हैं फिशिंग के वक्त, और वही लोग खाली फिशिंग करेंगे जिनके पास लाइसेंस वगैरह होगी। हमें कुछ ऐसे खतरनाक टूल्स यूज नहीं करने हैं इनके लिए, जैसे तीर वगैरह, तो उस पर पाबंदी लगा दी गई, या केमिकल्स यूज नहीं करने हैं। तो वही ये काम करेगा, फिशिंग करेगा जिसके पास एक पर्टिकुलर लाइसेंस होगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जंगलात का कटाव या जंगली जानवरों को मारना, 1972 में ये एक्ट पास किया गया कि कोई भी अब जंगल नहीं काट सकता है, ये जंगली जानवर को नहीं मार सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया भी तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ सजा मिलेगी। तो आपने देखा होगा सलमान खान इतना बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान का, उसने पिछली बार बिफोर ए डिकेड आई थिंक उन्होंने हिरन मारा था, हिरन का शिकार किया था, अभी भी उसकी वहां सुनवाई कोर्ट में होती है।
इसका मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में पास किया गया वो इम्प्लीमेंट हुआ है, और लोगों पर जहां कहीं पे भी वो वायलेट करे लॉ को तो डेफिनेटली दे आर पनिशिंग, चाहे वो कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो। देन देयर इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो वाटर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करना है हमें, पोल्यूशन से रोकने के लिए 1981 में पास किया गया एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कुछ एक्ट्स है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉज बनाए, ये लीगल एस्पेक्ट्स उठाए, ये लीगल है। यहाँ पे कानून बने हैं इन चीजों के लिए, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाटर की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, फिशरीज की बात करें, मोटर व्हीकल की बात करें या ओवरऑल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, इन सब के लिए लॉज बने हैं। और जो भी कोई इन लॉज को वायलेट करने की कोशिश करेगा या कर रहा है तो उनको सजा मिल रही है। और लास्ट पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, ओवरऑल इतने सारे स्टेप्स वर्ल्ड लेवल पे भी उठाए गए, वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशन हुई भी और हो भी रही है, या हर स्टेट ने अपने अपने लेवल पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए लॉज बनाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बात क्यों ना करे। उसके अलावा मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि इट्स आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। जब तक ना हमारे जहन इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे कानून कैसे ही क्यों ना बने हो, जब तक ना हमारा जमीर, हमारा कॉन्शियंस उजागर होगा, तब तक शायद एनवायरमेंटल पोल्यूशन को शायद ही रोका जाए। हालांकि मैं अभी बात कर रही हूँ जंगलात के कटाव की, एक्ट्स बने हैं लेकिन स्टिल पीपल आर डूइंग द सेम वर्क, क्योंकि उनके जमीर अभी जागे नहीं है। तो इस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल। अगर उसका जमीर जागा है, उसको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे अपने लिए और आगे आने वाली नस्लों के लिए। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।